दोस्तों, कहा जाता है इंसान ही सबसे बड़ा हैवान है, क्योंकि इंसान अपनी पहचान बहुत अच्छे से छुपा सकता है। वैसे तो ये दुनिया अच्छे और दयालु लोगों से भरी पड़ी है और हम एक सभ्य और एक अच्छे समाज में रहते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ इंसानों के बीच में दरिंदे भी होते हैं। वे आपके हमारे सामने किसी भी सामान्य इंसान के जैसे ही पेश आते हैं, लेकिन इस दिखावटी पर्सनैलिटी के पीछे कई राज छिपे हो सकते हैं जो कभी कभी हमारे होश उड़ा सकते हैं। ऐसे लोग अपनी मानसिकता के साथ किसी भी हद तक जा सकते हैं। ऐसे ही क्रिमिनल्स की स्टोरी को हाईलाइट करने के लिए के फॉर नॉलेज आपके लिए लेकर आया है एक नई सीरीज जिसका नाम है क्रिमिनल माइंड्स। इस सीरीज में हम ऐसे ही क्रिमिनल्स की कहानी आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे। इस सीरीज की प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक सीरियल किलर के बारे में जिसको ज़ोडियाक किलर के नाम से जाना जाता है, जिसने साल 1960 के दशक में कैलिफोर्निया को डरा के रख दिया था। अमेरिका की हिस्ट्री ऑफ क्राइम इस कातिल और इससे जुड़ी मर्डर्स की वारदातों को सबसे कुख्यात अनसुलझी घटनाओं में से एक बताया गया है। कई अमेरिकन डिटेक्टिव्स ने भी इस कातिल का पता लगाने के लिए कई प्रयास किए, लेकिन इस इविल जीनियस को कभी पकड़ा नहीं जा सका। ज़ोडियाक किलर से जुड़ा पहला कंफर्म्ड मामला साल 1968 दिसंबर में आया था। उससे पहले ज़ोडियाक किलर ने कितने कत्ल किए थे वो आज भी किसी को मालूम नहीं। दरअसल ये बात है साल 1968 की और तारीख थी 20 दिसंबर, जब एक कपल बेटी लो जेनसन, जिनकी उम्र थी 16 साल, और डेविड आर्थर फराडे, जिनकी उम्र थी लगभग 17 साल, उनकी डेड बॉडी लेक हरमेन रोड पर रात 11 बजे के आसपास उसी इलाके में रहने वाली एक महिला स्टेला बोर्जस ने देखी। बाद में छानबीन में सामने आया कि बेटी और डेविड की मॉम की कार में बैठ के एक रेस्टोरेंट की तरफ जा रहे थे, लेकिन उससे पहले वो एक दोस्त के यहाँ भी रुके थे। फिर रात लगभग 10:15 बजे लेक हरमेन रोड पर पहुंचे थे। फोरेंसिक डेटा को देखते हुए अमेरिकन क्राइम ऑथर रॉबर्ट ग्रे स्मिथ के मुताबिक रात 11 बजे के आसपास एक कार में से एक व्यक्ति उतरा और बेटी और डेविड को कार से बाहर आने को कहा, लेकिन ये देखकर बेटी और डेविड बहुत ही घबरा चुके थे। तो क्राइम सीन के मुताबिक जब डेविड कार से बाहर निकल ही रहा था, कातिल ने उसके सर में गोली मार दी और जब बेटी अपनी जान बचाने के लिए कार से निकलकर दूर जाने लगी, तब किलर ने उसकी बैक पर 5 बार गोलियां मारी। जेनसन की डेड बॉडी उसकी कार से लगभग 28 फीट दूर मिली थी, लेकिन इतनी कड़ी छानबीन और कई कोशिशों के बाद भी 7 महीने तक भी पुलिस डिपार्टमेंट को इस किलर के बारे में कोई लीड नहीं मिली। लेकिन अब एक और बड़ी घटना हुई जिसने सैन फ्रांसिस्को पुलिस डिपार्टमेंट को एक बार फिर हिलाकर रख दिया। ये बात है साल 1969 4 जुलाई की रात, जब डर्लिन फेरिन और माइकल मेगाउ अपनी कार को ब्लू रॉक स्प्रिंग्स पार्क, जो 7 महीने पहले हुए लेक हरमेन रोड मर्डर केस से 6.4 किलोमीटर ही दूर था, वहां रोककर बैठे हुए थे। तभी अचानक एक कार उनकी कार के पास आके रुकती है और फिर इमीडिएटली वहां से चली जाती है। लेकिन 10 मिनट बाद एक बार फिर वही कार पार्किंग लॉट में आकर उनकी कार के पीछे आकर रुक जाती है और उसमें से एक आदमी टॉर्च और 9mm लूगर गन लेकर आता है और उनकी आंखों पर फ्लैश डालता है और एक के बाद एक करके 5 बार फेरिन और मेगाउ पर गन शॉट फायर करता है। गोलियां दोनों के जिस्म से आर पार हो जाती है। हमला करने के बाद जब किलर वहां से जाने लगता है तो उसे माइकल की पेन से होने वाली दर्द की आवाज आती है। तब किलर वापस आकर दोबारा से दोनों पर 2 बार गन फायर करता है। अब वारदात के कुछ ही मिनटों बाद 5 जुलाई रात 12:40 पर वेलेजो पुलिस डिपार्टमेंट के पास एक फोन आता है और वो आदमी फोन पर बोलना शुरू करता है, मैं एक डबल मर्डर को रिपोर्ट करना चाहता हूँ। ब्लू रॉक स्प्रिंग पार्क के लॉट में एक ब्राउन कार में उन दोनों की बॉडी मिल जाएगी।
मैंने 9mm की लूगर गन से उन्हें मारा है। लेक हरमैन रोड पर हुए बैटी और डेविड के मर्डर को भी मैंने ही अंजाम दिया था। जब पुलिस ने नंबर ट्रेस किया तो पाया कि कातिल ने पुलिस स्टेशन से सिर्फ कुछ ही दूरी पर से उन्हें फोन किया था और एक टीम फेरन और माइकल को हॉस्पिटल लेके पहुंची, जहां फेरन को मृत घोषित कर दिया गया था। वहीं माइकल को बचा लिया गया। जब माइकल होश में आया तब ये सारी जानकारी माइकल ने पुलिस को बताई और साथ में उसने ये भी किलर के बारे में उन्हें जानकारी दी। माइकल ने बताया कि कातिल लगभग 5 फुट 8 इंच लंबा था और काफी भारी दिखने वाला एक आदमी था। और अब पहली बार सैन फ्रांसिस्को पुलिस को किलर के बारे में कुछ जानकारी मिली थी। अब करीब लगभग 1 महीने बाद 1 अगस्त 1969 को ज़ोडिएक किलर की तरफ से 3 न्यूज़पेपर एजेंसीज वेलेजो टाइम्स हेराल्ड, सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल और द सैन फ्रांसिस्को एग्जामिनर को 3 लेटर मिलते हैं। इन लेटर्स में ज़ोडिएक ने उन्हें किए गए मर्डर्स के बारे में जानकारी देते हुए उन घटनाओं का क्रेडिट लिया था। उन तीनों लेटर्स के साथ 408 क्रिप्टोग्राम सिंबल्स मौजूद थे, जिनको एक कोड लैंग्वेज क्रिप्टोग्राम में लिखा गया था। और किलर ने ये डिमांड रखी थी कि हर एजेंसी को ये 408 सिंबल क्रिप्टोग्राम उनके न्यूज़पेपर पर प्रिंट करने पड़ेंगे। अगर नहीं किए तो वह पूरे वीकेंड 12 हत्याएं और करेगा। और इवेंचुअली उसका लेटर उन्हें पब्लिश करना पड़ा। लेकिन साथ में वेलेजो पुलिस ऑफिसर चीफ जैक ने यह भी प्रिंट करवाया कि हम बिलीव नहीं करते ये लेटर कातिल का है। उसके 1 हफ्ते या 7 अगस्त को और एक लेटर आता है जिसमें कातिल ने सारी जानकारी लिखी थी, जिससे ये प्रूफ हो गया था कि ये लेटर उसी ने ही भिजवाया है। और इस लेटर में पहली बार उसने अपनी आइडेंटिटी अपने आप को ज़ोडिएक बताकर रिवील करी थी। 8 अगस्त यानी अगले दिन उन 408 सिंबल्स को कैलिफोर्निया के 2 टीचर्स डोनाल्ड और बेटे हार्डन ने क्रैक कर लिया था। उन लेटर्स में लिखा था, मुझे लोगों को मारना इसलिए पसंद है क्योंकि जंगल में किसी जानवर को मारने से ज़्यादा मज़ा इसमें है, क्योंकि आदमी दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर है और ऐसे करने में मुझे बहुत थ्रिलिंग एक्सपीरियंस मिलता है। यह किसी लड़की के साथ चरम तक पहुंचने से भी ज़्यादा अच्छा है। और सबसे खास बात यह है कि मैं स्वर्ग में पैदा होऊंगा और जिन जिन को मारा है वे मेरे गुलाम होंगे। मैं अपना नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि ऐसा करने से तुम मेरे गुलामों को बढ़ाने से मुझे रोकने की कोशिश करोगे। लेकिन लास्ट के 18 लेटर्स कभी किसी को समझ नहीं आए। तीसरी वारदात ब्रायन केल्विन हटनेल और सेसिलिया एन शेपर्ड के साथ 27 सितंबर 1969 को कैलिफोर्निया में स्थित नापा वैली के लेक ब्रिएसा में घटी थी। जब हटनेल और शेपर्ड बैठकर पिकनिक कर रहे थे तभी उनके सामने एक आदमी प्लास्टिक की रस्सी लिए उनके पास आता है और वो अपने आप को जेल से भागा हुआ एक कैदी बताता है और यह भी बताता है कि वो वहां से एक गार्ड का मर्डर कर आया है और यह कहकर उनसे उनकी कार और पैसे की डिमांड करता है। मैक्सिको जाने के लिए वो सेसिलिया से ब्रायन को बांधने के लिए कहता है और फिर सेसिलिया को खुद बांध देता है। ब्रायन और सेसिलिया को पहले ये रॉबरी लगती है, लेकिन किलर एक चाकू से उन दोनों पर ताबड़तोड़ हमले करने लगा। जहां शेपर्ड पर वो 10 बार, वहीं हटनेल पर वह 6 बार चाकुओं से हमला करता है। उसके बाद वे हटनेल की कार के पास जाके कार के दरवाजे पर किए गए मर्डर्स का समय और जगह भी लिख देता है। फिर 7:40 पर वो नापा काउंटी के पुलिस ऑफिसर को एक फोन बूथ से कॉल करता है कि वो डबल मर्डर को रिपोर्ट करना चाहता है। वहीं क्राइम सीन पर जब शेपर्ड और हटनेल हेल्प के लिए चिल्ला रहे होते हैं तब पास में ही फिशिंग करने आए पिता और बेटा उन्हें देखकर तुरंत पार्क रेंजर्स को इन्फॉर्म करते हैं। उसके बाद वहां ऑफिसर डेव कॉलिंस और रे लैंड पहुंचते हैं। बताते हैं जब पुलिस वहां आई थी तब सेसिलिया शेपर्ड होश में थी और उसने पुलिस को पूरी जानकारी दी थी। उसके बाद दोनों को क्वीन ऑफ द वैली हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। शेपर्ड रास्ते में ही कोमा में चली गई थी और उसके बाद कभी होश में नहीं आई और 2 दिन बाद उसे मृत घोषित कर दिया गया। वहीं हटनेल को डॉक्टर ने बचा लिया था। अब
ज़ोडिएक से जुड़ी चौथी वारदात 11 अक्टूबर 1969 में आई थी। इस हत्याकांड में 29 साल के कैब ड्राइवर पॉल ली स्टाइन को अपनी जान गंवानी पड़ी। दरअसल किलर स्टाइन की कैब में चढ़ा और उसे मैपल स्ट्रीट जाने को बोला। अपनी मंजिल के पास आता ही उसने पॉल के सिर में 9 mm की गन से हमला कर दिया और उसकी जान ले ली, और फिर उसका पर्स, उसकी शर्ट का एक टुकड़ा और कार की चाबी लेके फरार हो गया। पुलिस को पहले ये एक चोरी की वारदात लगी, लेकिन 13 अक्टूबर को सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल के पास ज़ोडिएक का लेटर आया जिसमें उसने उस कत्ल की बात को कबूला और पॉल की शर्ट का टुकड़ा सबूत के रूप में भी भेजा। ज़ोडिएक से जुड़े ऑफिशियल मर्डर्स इतने ही थे, लेकिन उसके कई सारे भेजे हुए रिकॉर्डेड लेटर्स में उसने लिखा था मई 37 सैन फ्रांसिस्को पुलिस डिपार्टमेंट 0। तो अंदाजा यही लगाया जा सकता है कि ज़ोडिएक ने 37 या उससे भी ज्यादा कत्ल की वारदातों को अंजाम दिया था। इन हत्याओं के बाद भी ज़ोडिएक लेटर्स भेजता रहा और उसका आखिरी लेटर साल 1974 में आया था और उसके बाद लेटर्स आने बंद हो गए थे। ना उससे जुड़ी कोई वारदात सामने आई। दोस्तों, इस इंसान ने पूरी अमेरिकी पुलिस फोर्स को हिलाकर रख दिया था। करीब 2500 लोगों को शक के दायरे में लाके पूछताछ भी की गई। कई लोगों ने इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के भरपूर प्रयास किए, लेकिन 54 साल बाद भी ये ज़ोडिएक केस अनसॉल्व्ड ही है। साथियों, आशा करते हैं आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई होगी। इस सीरीज के आने वाले एपिसोड्स के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन, स्टे सेफ।